नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ वीके सर पर। दोस्तों, अपन ने पिछली कक्षाओं में चर्चा कर ली थी संस्कृत और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में, और थोड़ा सा जान लिया था अपन ने वर्णों के बारे में। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं वर्ण विचार की द्वितीय कक्षा में वर्णों के भेद। तो देखते हैं वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वर्ण भेद। वर्ण भेद, ठीक है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो वर्ण के दो भेद माने गए हैं, सामान्यतः दो भेद माने गए हैं। पहला कौन सा हो गया? स्वर। स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच। स्वर को क्या बोलते हैं? अच। दूसरा भेद हो गया हल, व्यंजन। दूसरा कौन सा हो गया? व्यंजन। संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल। ठीक है, तो सामान्यतः वर्णों के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। ठीक, अब अपन चर्चा करते हैं स्वरों के बारे में कि स्वर किसे कहेंगे अपन। तो स्वरों की परिभाषा है स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा कहने का मतलब है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, उनको क्या बोला जाएगा? स्वर बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ देखते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। माहेश्वर, संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। देखते हैं कौन कौन से। ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अपने 9 स्वर हो गए। फिर चर्चा कर ली जाती है कि सामान्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः स्वरों की संख्या, सामान्यतः स्वरों की संख्या, सामान्यतः स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। 9 तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार और सामान्यतः पूछ ली जाए तो 13। ठीक है, अब देखो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हो गए, सामान्यतः स्वरों के अनुसार 13 हो गए। अब पाणिनि शिक्षा के अनुसार अपन स्वरों की चर्चा करते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कि पाणिनि ने कितने स्वर माने हैं। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि के अनुसार या पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 21 या 22। पाणिनि ने एक स्वर को विकल्प से माना है। ठीक है, तो पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22। अब देखते हैं पाणिनि ने 21-22 कैसे मानी है। तो पहले आता है अपने ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर। ठीक है, स्वरों के भेद में आता है ऋस्व स्वर। तो ऋस्व स्वरों की बात करते हैं तो ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री ऋस्व स्वर हो गए। ऋस्व स्वरों से तात्पर्य कि जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे,
वो कौन से स्वर हो जाएंगे? ऋस्व स्वर, जिनमें से देखो ए ई उ री। फिर आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वरों से तात्पर्य है कि जिन वर्णों में बोलने का समय, जिन वर्णों को बोलने का समय दो मात्रा या दो मात्रा का समय लगे, जिन वर्णों को बोलने में दो मात्रा का समय लगे, उनको क्या बोला जाएगा? दीर्घ स्वर। देखते हैं कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर। ठीक है, अब चर्चा करते हैं तीसरा भेद, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर को कहते हैं त्रिमात्रिक या तीन मात्रा का समय जिस वर्ण में लगता है उसे क्या बोला जाता है? प्लुप्त स्वर। यानी कि जिन वर्णों को बोलने में तीन मात्रा का समय लगे वो क्या हो गए? प्लुप्त स्वर। जैसे ए के आगे ये तीन का निशान है, ओम का सा निशान है, ये क्या है? प्लुप्त का निशान है। ठीक है, तो अब देखते हैं पाणिनि के अनुसार इनके भेद। ठीक है, तो ऋस्व स्वर हो गए चार। ठीक है, चार हो गए। चार में देखो ए है जो ऋस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुप्त भी है, ई भी है, उ भी है और री भी है। ठीक है, इनके तीनों भेद है। तो चार वर्णों के तीन भेद हो गए, तो इनकी टोटल संख्या हो गई 12। कितनी हो गई? 12। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में देखो ए ओ ए औ, ये है ना, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, इनको संयुक्त स्वर भी बोला जाता है, संयुक्त स्वर या संधि अक्षर, संधि अक्षर। अब देखो इनमें इनके क्या भेद है? ठीक है, इनमें देखो प्लुप्त भी होता है और दीर्घ भी होता है, प्लुप्त भी होता है और दीर्घ भी होता है, प्लुप्त और दीर्घ होता है इनमें। लेकिन क्या नहीं होता? ऋस्व नहीं होता इनका। क्या नहीं होता? ऋस्व नहीं होता। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 गुणा 2 यानी कि 8। इनकी संख्या कितनी हो गई? दीर्घ स्वरों की 8। ठीक है, अब चर्चा करते हैं प्लुप्त स्वर की, प्लुप्त स्वर की। प्लुप्त स्वर देखते हैं। अब देखते हैं प्लुप्त। प्लुप्त में क्या होता है? देखो प्लुप्त में ए ई उ री और चार वर्ण ए ओ ऐ औ, 8 तो ये हो गए, यानी कि 8 प्लुप्त हो गए। ठीक है, लेकिन अगर लिरी को दीर्घ माना जाए, दीर्घ माना जाए, लिरी को अगर दीर्घ मानते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 9। और दीर्घ नहीं माना जाए, लिरी को दीर्घ नहीं माना जाए, मतलब इसको ऋस्व ही माना जाए, तो स्वरों की संख्या 12 + 8 20 और 1 21। तो 21 तो क्या है? 21 तो तब है जब लिरी को ऋस्व ही माना जाए, यानी कि दीर्घ ना माना जाए। अब 22 कैसे माने जाएंगे? 22 माने जाएंगे अगर लिरी को दीर्घ मान लेते हैं ना, तो 22 भेद माने जाएंगे। तो इसलिए पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 21 और 22। ठीक है, तो पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 21 और 22। ठीक है, पाणिनि के अनुसार 21 22 हो गए। अब चर्चा करते हैं स्वरों के भेद कितने होते हैं। स्वरों के भेद, स्वर अभी बताया मैंने कि स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा हो गया? ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर। ठीक है, ऋस्व स्वर। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋस्व स्वर
कौन कौन से होते हैं। ऋस्व स्वर या इनको क्या बोला जाता है, मूल स्वर। मूल स्वर। तो संस्कृत के मूल स्वर पूछ लिए जाए आपसे तो कितने होते हैं, संस्कृत के मूल स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और लरी। ठीक है, तो पहला भेद कौन सा हो गया स्वर का, ऋस्व या मूल स्वर। ठीक है, कितने हो गए, 5। ऋस्व स्वर का तात्पर्य बताया था अभी कि जिनमें एक मात्रा का समय लगे वो क्या हो गए, ऋस्व स्वर। अब करते हैं बात दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में बात करते हैं तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो इनकी संख्या तो होगी 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई 8। सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या है 8। दीर्घ स्वरों में 2 मात्रा का समय लगता है, तो इनको क्या बोला जाता है, द्विमात्रिक स्वर। अब देखो ये जो स्वर होते हैं अ, ओ, ए, औ, इनको क्या बोला जाता है, संधि स्वर। संधि स्वर। संधि स्वर या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संधि स्वर या संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संधि स्वर या संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो इनका निर्माण कैसे होता है, मूल स्वरों से इनका निर्माण होता है। ये अपने मूल स्वर हो गए, इनसे कैसे निर्माण हो गया, जैसे एक के बाद में, एक के बाद में क्या आ गया, एक के बाद में ई आ गया ना, ई। एक के बाद में ई आने पर एक का निर्माण होता है, ऐ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रही है, संधि हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे एक के बाद में उ आ गया तो इन ओ का निर्माण हो जाएगा, ओ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब एक के बाद में देखो, एक के बाद में एक का ए आ गया तो ऐ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ऐ का निर्माण हो जाएगा। और एक के बाद में ओ आ गया, ओ, तो किसका निर्माण हो जाएगा, औ का निर्माण हो जाएगा। तो इनमें क्या हो गया, इनमें क्या हो रही है, संधि हो रही है। देखो यहां तो हो रही है गुण, यहां तो क्या हो रहा है, गुणकारी, और यहां क्या हो रहा है, वृद्धिकारी। तो क्या बोला जाएगा इनको, संधि स्वर या संयुक्त स्वर। तो संस्कृत में अगर ये पूछ लिया जाए कि संधि स्वर कितने हैं या संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संधि या संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 स्वर हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं प्लुप्त स्वरों की। किनकी, प्लुप्त स्वरों की। प्लुप्त स्वरों की। तीसरा अपना भेद आ गया स्वरों का, तीसरा भेद कौन सा हो गया, प्लुप्त। प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। देखो प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, देखो प्लुप्त स्वरों का जिन वर्णों में बोलने के बाद में, मतलब जिन वर्णों को बोलने के लिए 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे, उनको क्या बोला जाता है, प्लुप्त स्वर बोला जाता है। और जिस जिस भी वर्ण के आगे ये ओम का निशान हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लुप्त स्वर। अब देखो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 8 या 9 होती है, 8 या 9 होती है। देखो 8 या 9 कैसे होती है, अ, ई, उ, री, लरी, ठीक है, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, ये हो गए प्लुप्त स्वर। इनके आगे ओम का निशान लग जाता है तो इनको क्या बोला जाता है, प्लुप्त स्वर। अब देखो
लिरी का क्या होता है, लिरी मात्रा विहीन स्वर है, मात्रा विहीन स्वर है। ठीक है, अगर मात्रा विहीन, अगर लिरी का दीर्घ नहीं माने अपन, दीर्घ नहीं माने, दीर्घ नहीं मानने पर, नहीं माने तो, अगर लिरी को दीर्घ नहीं माने तो कितने स्वर हो जाएंगे, 4 और 4 8। ठीक है, अगर लिरी को दीर्घ मान ले, ठीक है, लिरी को दीर्घ मान ले तो स्वर कितने हो जाएंगे, 9। तो प्लुप्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 9। ठीक है मित्रों, अब स्वरों की चर्चा हो गई। स्वरों में पूछ लिया गया कि स्वर कितने प्रकार के होंगे, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त 3 प्रकार के हो गए। और दीर्घों के बारे में पूछ लिया तो दीर्घ 8 हो गए, और ह्रस्व के बारे में पूछ लिया जाए तो आपसे, तो ह्रस्व हो गए 5, या मूल स्वर भी बोला जाता है इनको, और प्लुप्त स्वर 8 या 9 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी चर्चा करेंगे, इनके भी अलग अलग ह्रस्व, प्लुप्त और दीर्घ के भी अलग अलग भेद कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट कक्षा में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।